स्वर्गीय राजेश पायलट साहब को आप कैसे देखते हैं? आज की डेट में अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारी कम्युनिटी का बात करें तो राजेश पायलट जी के बिना हम वो चर्चा कर ही नहीं सकते। डॉक्टर साहब को किस तरह से देखते हैं? करुणा मीना उनकी भी कुएं में वही पानी आता है जो हमारे कुएं में पानी आता है। एक ही कुएं का पानी पीते हैं आप? एक ही कुएं का पानी पीते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ तो वो कहावत हमें तो अपना लूटा गैरों में कहाँ तुम था चुनाव के अंदर, हम जो रायता फैल गया उसके बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। चिन पायलट भी आपके समाज के जी। आते हैं, आप उनको किस तरह से? आई फाइंड हिम टू बी अ गुड पर्सन, इज अ गुड मैन। सर अब देवी उनियारा पे आते हैं, सांसद बन गए आपके विधायक जी, आपको फिर से आप वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। ये टिकट मांगने का हक तो सबको है। अगर आप टिकट ही नहीं मांगोगे तो फिर बात क्या रही? आपने क्या किया? मैंने क्या नहीं देवी उनियारा चुनाव हार गया आप 19,000 से। हाँ तो 19,000 से तो हारे। विजय बैसला ने ऐसा क्या सीखा? मैं अपने पिताई का ही बेटा हूँ, खून एक ही इंसान। डोटासरा जी जो तेजस सुपर डुपर कर रहे हैं उनको कैसे देखते हैं आप? कल पूछ लोगे भैया जितेश ने ये लाल पहन रखा है कि कैसे देखता है? इन सब चीजों में क्या रखा? गुजर क्यों लपेटे में लेते रहते हैं गुजर? आपको लगता है उनकी भी किस्मत खराब है? देखो साहब, ऐसा है ना, कहा ना कि एक ही कुएं का पानी पी रहे हम लोग सबके सब। कि वो आए हमारे कब्र पर अपने हमसफर के साथ, कौन कमबख्त कहता है कि दफनाने के बाद जलाया नहीं जाता। आप हनुमान बेनीवाल को किस तरह से देखते हैं? अगर आप उसको उस तरह से देखोगे, हाँ भैया किसी ने आरएलपी में टिकट लिया तो उसको वोट मिल गए, वो नहीं होता तो किसी और को मिलता टिकट। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये तो चलता रहेगा। लोग कहते हैं कि बहुत एटीट्यूड है आप में, घमंड है। आपके सामने बैठा हूं। अभी भीलवाड़ा में दंगा हुआ, जयपुर के रामगंज में कुछ मुस्लिम युवकों ने पत्थर फेंके, और ऐसे कई जगह राजस्थान में अभी भी ऐसी घटनाएं हो रही है। छोटे राज आपका है, राम राज्य है, फिर क्या ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही है? कौन लोग हैं ये जो रोज रोज हिंदुओं को मारते हैं? कि इफ यू वांट अ सॉल्यूशन टू एन इशू, फर्स्ट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। आप इंसिडेंट को रिजॉल्व मत करो, आप जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व। तो कब पीटा आपको डंडे? खूब पीटे। मतलब कौन सा बच्चा अपने बाप से नहीं पिटा होगा? लानत है उसको। अगर आदमी पिटा ही नहीं हो ना अपने पिता से, माँ और बाप से, तो उसने जिंदगी का बहुत बड़ा रोमांच खो दिया। ऐसा ही भर्ती वाला मामला है, आपकी सरकार आई है, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए या कोई इसका बैठ के सॉल्यूशन निकल सकता? हर एक व्यक्ति को रोल नंबर से ना आके, उस रोल नंबर के पीछे एक व्यक्ति है, व्यक्ति का परिवार है, और वो व्यक्ति आज अगर 22 साल का है तो 2 साल बाद वो 24 का होगा। जो उसके साल चले गए वो वापस नहीं है। तो भजन लाल जी पहली बार के विधायक थे, मुख्यमंत्री बन गए, क्या लगता है आपने क्या एनालिसिस किया? जिसके पैर ना फटी विवाही वो क्या जाने पीर। उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही कि इसी की वजह से तुम्हारी तनख्वाह चलती है। एक तो आपके क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें पिछली बार ये बताया कि ये मीणा विरोधी है। किसी समाज के विरोधी? हम किसी समाज के विरोधी थोड़ी है भाई। अगर किसी बच्चे को प्यास लग रही है, वो तो हर एक समाज के बच्चे को प्यास लग रही है। अगर कोई बच्चा टूटी हुई रोड पे जा रहा है तो किसी भी समाज का हो, रोड तो उसके लिए भी टूटी है ना। राम राम, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत। मैं जितेश जेठमलानी। विजय किरोड़ी सिंह बैसला हमारे साथ है, आज खास मेहमान, खास बातचीत करते हैं। राम राम। राम राम साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। अब कैसा पटरी पे कोई आंदोलन चल रहा नहीं चल रहा? नहीं, अभी पटरी पे कोई आंदोलन नहीं चल रहा। 5% आरक्षण चल रहा है, चालू है, वो चल रहा है, ये बड़ी बात है। विजय जी को मैंने जब भी देखा तो मुझे पटरी पे दिखाई दिया। मेरी पहली मुलाकात इनसे पटरी पे हुई थी। आई थिंक विजय जी भरतपुर था वो। हाँ, भरतपुर, अपन पीलूपुरा में बैठे। पीलूपुरा में, बिल्कुल। और थोड़ी हॉट टॉक भी हुई थी आपसे मेरी। हाँ, वो तो चलता रहता है। देखो, हॉट टॉक तो होती रही है। हॉट टॉक होती है, फिर सॉफ्ट टॉक होती है, फिर टॉक होती है, फिर बात होती है, फिर अपन बैठे हैं ना बगल में। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी से दोस्ती होती है तो पहली मुलाकात में अगर लड़ाई हो जाए तो अच्छी दोस्ती होती है। नहीं, हमारी लड़ाई नहीं हुई भैया आपके साथ। देखो, हमारे साथ बात चर्चा हुई थी। क्या होता है ना कि जब हम पटरी पे बैठते हैं तो टेम्पर्स फ्लाई करते हैं, सिचुएशंस ऐसी रहती हैं, 6-6, 7-7 दिन तक सोया नहीं होता आदमी, और एक सरकार के साथ एक नेगोशिएशन चलता रहता है, तो उसमें हो जाती है कभी। बट ठीक है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि अपन उस दिन पटरी पे मिले और आज हम यहाँ बैठे। क्या आपको इतना? नहीं, मुझे गुस्सा क्यों आएगा? मैंने तो आपको पहली बार जब देखा आप गुस्से में थे।
वो किसी और से झगड़ा चल रहा होगा तो उसमें आप आ गए होगे लपेटे में, कोई बात नहीं, होता रहता है। गुजर को लपेटे में लेते रहते हैं गुजर? नहीं, गुजर नहीं, मैं विजय बैंसला था उस समय। और अगर आप गुजरों की बात करो तो बहुत ही समझदार, बहुत ही लवेबल कम्युनिटी है हमारी। आप जैसे जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ उसको जगरोटी कहते हैं। और जगरोटी इसलिए भी कि कोई भी व्यक्ति कभी भी वहां चला जाए, बहुत जमाने से है कि कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचेगा तो उसको बिना रोटी दिए तो वो जाएगा नहीं, खाना जरूरी है। ये बहुत सत्य बात कह रहे हो आप। गुजर बहुत प्यार करते हैं। हम जब आपका आंदोलन कवर कर रहे थे तो आप लोग पटरी पे बैठे थे, हमको पटरी पे जो आपके लिए रोटी आई वो हमने खा ली। और कुछ गांव वाले मुझे वहाँ गुजरों के गांव में लेके गए और उन्होंने हमारे को छाछ पिलाई और गरम दूध पिलाया और दूध भी पिलाया रात को, और बोला दूसरे दिन भोजन पे भी आना। हाँ, बिल्कुल। तो इतना प्रेम तो है गुजरों में, लेकिन टेम्परामेंट जल्दी लूज कर जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, या तो पटरी पे कर जाते होंगे। सही के साथ सही और गलत के साथ गलत, ये तो रूल है। राम जी का भी यही रूल था और गुजरों का भी यही रूल। और मैं जब गुजरों की बात करता हूँ ये तो किसी के लिए भी बोल दो, पूरे भारत की के लोग हैं, भारत की फौज जो है, दे आर फॉर द राइट दे आर राइट, फॉर द रॉन्ग दे आर रॉन्ग। और राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम की जो भावना समाज में है उसका सानी नहीं है कोई। अगर आप उस तरह से देखो तो हाँ है। विजय जी, आप मतलब गुजर पॉलिटिक्स में कैसा है? मुझे पता है कि आप जो बुद्धिजीवी हैं, आप कुछ पढ़े लिखे भी हैं, आपके विदेशों में भी रहे। क्या आपकी जीवन रहा, मतलब कैसे अचानक से सडनली? थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा हूँ मैंने। गोखले हॉस्टल, महाराजास कॉलेज में गोखले हॉस्टल में रहा करता था मैं, तो वहाँ से मैंने बीएससी करी थी। उसके बाद एमएससी प्रीवियस ज्योग्राफी राजस्थान कॉलेज से करी, फिर मैनेजमेंट करी, मार्केटिंग और फाइनेंस। यू हैव डन एमबीए? हाँ, आई एम मार्केटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल। और करीब 26-27 साल की मेरी नौकरी रही है। बहुत सारी कंपनियों में रहा मैं। भारत में मैंने बहुत नौकरी करी, उसके बाद विदेश में मैं CXO लेवल्स पे, CEO लेवल्स पे रह चुका हूँ। कौन से देशों में आप? मैं भारत में तो जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद मैं अफगानिस्तान था, अफ्रीका में मैं नाइजीरिया था, बहुत सारी कंट्रीज में था, दुबई था मैं, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में भी था, इंडोनेशिया, मलेशिया, मलेशिया, फिर सिंगापुर, बहुत सारी कंट्रीज में था। बड़ा इंटरेस्टिंग करियर रहा और बहुत सीखा। ऐसी कंट्रीज में मैंने नौकरी करी जहाँ की भाषा मुझे नहीं पता, लेकिन काम किया। तो फिर मतलब इतनी सारी कंट्रीज में आपने काम किया, जब आप पटरी पे बैठते थे तो फिर आपको लगता नहीं था कि यार कहाँ AC में बैठना, कहाँ पटरी पे बैठना? काम करने वाला तो कहीं भी काम कर लेता है। देखिए, एक बात क्या है कि हम लोग एक ऑरा में रहते हैं। अगर आपको कहीं पर भी सक्सेसफुल होना है, चाहे वो पटरी हो, चाहे आप अपने कॉर्पोरेट में देख लो, चाहे घर के कामों में देख लो, अगर आप में संवेदनशीलता नहीं है, अगर आप समझ नहीं सकते दूसरे की बात, तो आप कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब हम बात करते हैं कि मैंने कहा कि मैं ऐसी जगहों में काम किया जहाँ की भाषा मुझे नहीं पता थी, संवेदनशीलता तो थी ना, तो वो शब्द नहीं आ सकते, व्यवहार तो आ जाता है। वो सारी बातें रही। मैंने लास्ट टाइम स्वर्गीय कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला, आपके पिताजी को, जब लास्ट इंटरव्यू मेरा था तो आपके घर के अंदर था। मतलब मैंने देखा अंतिम जो समय था जब तक वो लड़ाई लड़ते रहे समाज के लिए, और वही एग्रेसिवनेस, वही अपने समाज के प्रति प्रेम, कर्नल बैंसला साहब का वही लगाव, और हमेशा सिस्टम के खिलाफ लड़ना और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, ये उनके देह रहा है। मैंने उनको लास्ट इंटरव्यू लिया था, मुझे ध्यान है कि वो मतलब जो थे स्पष्ट थे, मतलब उनके मन में पाप नहीं था। वो जो कहते थे, पत्रकार को भी कुछ कह दिया तो स्पष्ट कह दिया, मतलब उनके मन में ऐसे नहीं था कि पीछे से जाके किसी को कहना, लड़ाई लड़नी तो सामने के लिए। ठीक बात। तो विजय बैंसला ने ऐसा क्या सीखा? मैं अपने पिता का ही बेटा हूं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पिताजी ने करी और हम ना करते। खून एक ही है साहब। गलत को गलत कहना, सही को सही कहना भी एक तरीका है जीवन जीने का। और आपने जो कहा कि कर्नल साहब हरदम वो एग्रेसिव रहते थे और एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहते थे, ऐसा नहीं था। कर्नल साहब और हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जो गलत है उसके अगेंस्ट। हाँ, गलत को गलत कहना, गलत को गलत कहना और उसको सही करने के लिए संघर्ष करना, ये बड़ी बात है साहब।
बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत को अपने अंदर समा करके कहते हैं चलो चलता है। ये चलता है जो है ना, यही चीज है जो आपके आने वाली नस्लों को खत्म करती है। पर एक बात बताइए कि बैड लक है, डॉक्टर कर्नल साहब भी चुनाव हार गए, आप भी हार गए, क्या मतलब ऐसा क्या लगता है कि कहाँ लक में कभी कोई जन्मपत्री कहाँ समस्या आ रही है? देखो, पत्रियों की तो बात मैं करता नहीं। वो बड़ी अच्छी कहावत है ना कि हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना, कि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो बड़ी पुरानी कहावत है। ऐसा है कि इलेक्शंस हारना जीतना ये रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट ये है कि हार के भी आपने क्या किया। आपने क्या किया? मैंने क्या नहीं किया। देवली नियारा से चुनाव हार गया आप 19,000 से। हाँ, तो 19,000 से तो हारे। आप ये देखिए कि दिसंबर के महीने में रिजल्ट आया, मेरे को अभी भी अच्छी तरह याद है, 3 तारीख को रिजल्ट आया था शायद, और 4 तारीख को कार्यालय आया था, 5 तारीख को मैं फील्ड में चला गया। लोगों ने पूछा क्यों, क्या करना है? मैंने कहा जो चीजें मैंने आपको कही थी। मैंने कहा था कि मैं ऑफिस खोलूंगा सबसे पहले, मैंने कहा था कि मैं आपके काम करूंगा। जितनी भी ग्राउंड में मैं गया, मेरे को समय नहीं मिला इलेक्शन में, क्योंकि मैंने मांगा था टिकट कहीं और से, मिला मेरे को कहीं और। से मांग रहे थे आप टिकट? आसिन से मांग रहे थे। तो जो भी पार्टी का निर्णय रहा, आसिन से हमने टिकट मांगा, टिकट वहां से मिला नहीं, देवली उनियारा से मिल गया। और देवली उनियारा में पॉलिटिकली हम कभी गए नहीं। तो जब मैंने लैंड किया तो रोड मुझे पता नहीं थी कौन सी कहाँ जाती है। 137 से 148 किलोमीटर लंबी विधानसभा मायने रखती है। और जिसके रास्ते आपको नहीं पता, जिनके लोग आपको नहीं, आप किन लोगों को जानते तक नहीं, मतलब कुल मिलाकर के वहां पे हमारी टीम के कुछ लोग होंगे जिनसे हमारी मुलाकात हुई। उसके अलावा तो हम किसी को जानते ही नहीं थे, संगठन को नहीं जानते थे, किसी व्यक्ति को नहीं जानते। उसके बावजूद हमने करीब 27-28 दिन कड़ी मेहनत करी। मतलब रोज सुबह 6 बजे उठना और रात को 3 बजे आने वाली स्थिति थी। करीब 86,000 वोट आए। तो ठीक है, अच्छी बात है। आपको लगता है कि आपके साथ तो कहावत हमें तो अपना लूटा गैरों में कहाँ तुम था चुनाव के अंदर? देखो, ये चर्चाएं तो बहुत है, करने को किसी और दिन बैठेंगे, कभी करेंगे। अभी तो गम गलत करने का समय नहीं है, भविष्य देखने का समय। हम जो रायता फैल गया उसके बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। आने वाली भैंस कितना दूध देने वाली है उस पर विचार करें तो ज्यादा सार्थक है। लेकिन ये बात जरूर है कि हाँ, और बढ़िया हो सकता था। आपके कातिल कौन है? एक शेर आया याद मुझे, बड़ा अच्छा शेर है कि वो आए हमारे कब्र पर अपने हमसफर के साथ, कौन कमबख्त कहता है कि दफनाने के बाद जलाया नहीं जाता। क्या बात? यही है जो है। तो नाम नहीं बताएंगे आज आप? नाम बता के क्या फला। संघर्ष इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आपसे बात कर रहा था वो ये था कि इलेक्शन हारने के बाद हमने क्या किया, वही प्रश्न था आपका। तो हमने सबसे पहले तो पानी के ऊपर काम किया, क्योंकि अगर आदमी के पास पीने का पानी ही ना हो, इतने सालों से वो नहीं था। हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, स्कूल्स में टीचर्स नहीं, रोडें नहीं, पूरी देवली उनियारा, बल्कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। आपको बताने के लिए मैं चाहूंगा आपको समझ में आए कि बीसलपुर बांध जो है, वो डूब क्षेत्र जो है, वहां के लोगों की वजह से पीने का पानी पूरा जयपुर, अजमेर, दौसा को मिलता है। और उनके पास रोडें नहीं, उनके पास खुद पीने का पानी नहीं है साफ। उनके सारे पैर, घुटने उठने सब खराब हो चुके हैं फ्लोराइड की वजह से। जिन लोगों ने अपनी जमीनें दे करके हमें पीने का पानी मुहैया कराया, आज हम उनको साफ पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं। ये विचार करने वाली बात है। इस पे हमने काम किया पिछले, अब तो 10 महीने होने को आ रहे हैं, कंटिन्यूसली काम। मुझे ध्यान है कि पीने के पानी के लिए तो कर्नल साहब भी बड़ा संघर्ष करते थे, पाशना बांध को लेकर। बिल्कुल, पाशना बांध का मैटर था। अब वो क्या इशू सॉल्व हो गया? पाशना नहीं, अभी सॉल्व नहीं हुआ, उसका मैटर अलग है, वो टेक्निकल मैटर है। और उसमें भी मोटी मोटी बात यह है कि जिन लोगों ने जमीनें दी, उनकी सिंचाई के लिए उनको पानी नहीं मिल रहा। तो आप एक हाथ से आप लोगे और उनको दोगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा काम? तो मेरे ख्याल से एक साल एक में 6-8 महीने में हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल करके इसको सॉल्व कर देंगे। गुजरों को लेकर, एमबीसी समाज को लेकर बड़ा आंदोलन कर्नल करोली बैसला ने भी किया। स्वर्गीय रोस्टर का बड़ा इशू, आरक्षण रोस्टर को लेकर आप लगातार सवाल
क्या इशू है, वो क्या समस्या है समाज के लोगों में, एमबीसी समाज के लोगों में? देखो ऐसा है कि अ, आरक्षण जब लागू होता है या नौकरियां जब लागू होती हैं तो एक रोस्टर होता है। रोस्टर इन द सेंस कि आरक्षण कैसे गिना जाएगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक बात है, होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जैसे एमबीसी समाज के लिए अगर हम बात करें तो 5% आरक्षण है, तो अगर 100 नौकरियां हैं तो 20 जहां पर पद होंगे वहां पे एक पद मिलेगा। अब क्या होता है कि पूरे राजस्थान में तो 5% है, 100 नौकरियां हो गई। जैसे ही आप इसको नीचे लेके जाते हो तो सिस्टम जो है वो पदों को डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील और उनमें बांट देता है। तो जहां पर जिस तहसील में 20 पद हुए तो उसमें तो एक मिल जाएगी, और जहां पर 15 हो गए वहां पे आधी नौकरी तो मिलती नहीं किसी को। तो अगर 15-15 करके 10 जगह बांट दिया या 15-15 से कम बांट दिया तो आरक्षण 5% तो आपने लागू कर दिया, लेकिन इंप्लीमेंट 0 हुआ, पद नहीं मिला। ये बहुत बड़ा लेक्यूना है। इसको लेकर क्या प्लान है, क्या लड़ाई का प्लान है, क्या अब मेरी सीएम साहब से बात हुई है इस बारे में, और हमारा समाज के रिप्रेजेंटेशन भी जाएगा उनके पास अभी इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि ये केवल एमबीसी के लिए नहीं है। इसमें नहीं ऐसा तो नहीं कि विजय बैसला नेता बन गए तो अब समाज नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं तो समाज तो पूछेगा ना आपसे सवाल। पूछेगा क्या, हम तो रोज बात करते हैं समाज से, सब समाज से अलग थोड़ी है। नहीं और जो मैं बात कर रहा हूँ, सुनिए, तो नेता बन गए ना विजय जी। अरे नहीं बने नेता भैया, ऐसा है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं समाज से हूं। समाज ने ये पगड़ी मुझे बांधी है। ये पगड़ी क्या है? ये कर्नल साहब की पगड़ी है। ये कर्नल साहब यही बांधा, समझाइए, जनता भी समझ पाए। कर्नल साहब की पगड़ी है ये। कर्नल साहब इसी पगड़ी को बांधा करते थे। कर्नल साहब के जाने के बाद, जाने से पहले एक्चुअली 2 मार्च की बात है, 2 मार्च 2022 में कर्नल साहब के सामने समाज के लोगों की मीटिंग हुई थी हिंडौन में। तो समाज ने कहा कि, लोगों ने कहा कि कर्नल साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो विजय क्योंकि ये काम कर ही रहा है इतने दिनों से, तो आप इनको पूरी जिम्मेदारी दीजिएगा। तो फिर सब लोगों ने कर्नल साहब के आशीर्वाद से ये पगड़ी मुझे बांधी। क्या पगड़ी के पीछे मतलब क्या है? मतलब ये कर्नल साहब की पगड़ी। कर्नल साहब समाज के पंच पटेल थे, क्या था, क्या बोलते हैं उसे? तो कोई शब्द नहीं कह सकते। कर्नल साहब समाज के सर्वमान्य नेता थे, इसको अगर मैं ऐसे कहूँ आपको, और रेवर्ड थे। तो जो डिसीजन समाज के लिए वो लिया करते थे, आज हम लेते हैं। समाज के साथ बैठ करके बात करके इंडिविजुअल्स को, देखो हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं लेता। हम सब बैठ करके पंचायत करके डिसीजन लेते हैं कि ये स्थिति है, ये माहौल है, ये हो रहा है, अब आप बताओ क्या करना चाहिए। तो एक बार बताइए, बीजेपी आपको टिकट नहीं दे तो फिर आप समाज में जाएंगे? समाज की वजह से तो मैं हूं। नहीं, अगर बीजेपी टिकट नहीं दे तो फिर क्या करेंगे? तो समाज डिसाइड करेगा। क्योंकि आपको एक बात समझाते हैं हम। अच्छा, आपका मतलब आप लीडर समाज के पहले हैं बीजेपी की बात? मैं आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ जो आपने प्रश्न पूछा। क्या है कि ये जो लाल पगड़ी मैंने पहनी है, कर्नल साहब की पगड़ी। जब कर्नल साहब ने इलेक्शन लड़ा था, जब आप बात कर रहे थे, तो बात ये थी कि कर्नल साहब सदन में जाएं और समाज की कोई तो बात रखें। कर्नल साहब के जाने के बाद, कर्नल साहब के जब उनकी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने मेरे साथ 2-4 लोग और थे, उन्होंने कहा विजय हो सके तो एक बार सदन में जाकर समाज की बात जरूर उठाना, लोगों की बात उठाना, केवल अपने ही समाज की नहीं। जो लोग पिछड़े हैं, जिनका कोई डेवलपमेंट नहीं है, डांग क्षेत्र की तो कितनी बात करते हैं। डांग क्षेत्र में आज की तारीख में बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो आपकी सरकार है अब तो। मैं वहीं आ रहा हूँ ना, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले 70 साल से। आज ऐसा नहीं है कि आज एकदम से लाइट बंद हो गई, तारे नहीं डले साहब। हाँ, करौली में कुछ गांव, आपने एक वीडियो भी डाला। मैंने डाला सरकार के। क्योंकि मैं जाता हूँ। कौन सा गांव था वो? अलबित की है, अलबित की है, चौबे की है, उलबित की है। ये सारे के सारे कैला देवी वाली रोड से 9 किलोमीटर दूर है। 9 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटे लगते हैं। अच्छा, आजादी के इतने दशक बाद भी ये हालात है। अब तो सीएम भी वहीं की, भरतपुर की तो करेंगे ना। आपने बात की? हाँ, मैंने बात करी। आपने बताया वो गाँव? बिल्कुल, सबको पता। अब बात ये आती है कि 70 साल से किसी ने भी इनके ऊपर बात सदन में रखी क्यों नहीं? क्वेश्चन ये उठता है। तो अब 9 महीने हो गए, आपकी सरकार है, आप रख देते किसी विधायक? तो मैं अगर विधानसभा में होता तो मैं रख देता। तो आप नहीं है तो मतलब कोई रख नहीं सकता? किसी ने रखा क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी को बोला नहीं आपने? हमने तो कह दिया ना। अब किसी ने रखा क्यों नहीं, वो तो क्वेश्चनेबल है। बात ये आ रही है कि हम इलेक्शंस में क्यों आना चाहते हैं।
क्वेश्चंस में सॉल्यूशन इस चीज का ये है कि अगर आप वहां जाएंगे तो केवल गुजरों की बात थोड़ी करेंगे। विजय जी, आप पे एक आरोप लगता है, जो मैं नैरेटिव है, आरोप है, मुझे पता नहीं। एक तो आपके क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें पिछली बार ये बताया कि ये मीणा विरोधी है, फिर एक ट्रांसफर की लिस्ट भी वायरल हो गई उसके बाद कि आपने मीणाओं के ट्रांसफर करा दिए, ये आरोप था। अब इस पर आपका क्या? भैया वो लिस्ट तो मैंने भी देखी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट थी। तो भगवान करे कि वो लिस्ट कहाँ से आई वो हमें भी पता चले। आपको पता ही नहीं? हम पता ही नहीं, हमने बनाई नहीं वो लिस्ट, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने बात करी कि हम किसी समाज के विरोधी, हम किसी समाज के विरोधी थोड़ी है भाई। अगर किसी बच्चे को प्यास लग रही है, वो तो हर एक समाज के बच्चे को प्यास लग रही है। अगर कोई बच्चा टूटी हुई रोड पे जा रहा है तो किसी भी समाज का हो, रोड तो उसके लिए भी टूटी है ना। आपको मैं एक बात बहुत क्लैरिटी से समझा देता हूं, और आपको समझनी भी चाहिए, और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पूरे राजस्थान के लोगों को बात समझनी चाहिए कि राजस्थान ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है कि बहरोड के आगे से चालू हो गया और धौलपुर के यहां से चालू हो गया। ये राजस्थान नहीं है। राजस्थान में रहने वाले लोगों से राजस्थान है। अगर ये इन लोगों को आप एक बार के लिए हटा दो, एक बार के लिए हाइपोथेटिकली, तो कहां है राजस्थान? और अगर इन्हीं लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर यही लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो राजस्थान कैसे आगे बढ़ेगा? इम्पॉसिबल है। अच्छा, एक आरोप आप पे ये भी लगता है, माइंड मत कीजिएगा, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि बहुत एटीट्यूड है आप में, घमंड है। आपके सामने बैठा हूं। नहीं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कुछ आपके विरोधी कहते होंगे। मुझे भी ऐसा पता चला कि मेरे में एटीट्यूड है, क्योंकि लोग कहते हैं। लेकिन जब लोग मिलते हैं तो बोलते हैं यार आप में तो बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। पीपल आर सेइंग दैट। पीपल विल से इट बिकॉज़ पीपल हैव अ टेंडेंसी टू पुट अ नैरेटिव। ठीक है, और पॉलिटिक्स में तो खास करके नैरेटिव चलता है। अभी आप देखिए, जब मैंने इलेक्शन लड़ा, जब आप बात करें तो लोगों ने बड़ा हवा चला दिया, अरे ये तो पटरियां होती तो उखाड़ देता, ये होता वो कर देता, बात ही नहीं करेगा, चर्चा ही नहीं करेगा किसी। ये तो नैरेटिव सेट किया गया। अब जब पिछले तो पटरी गलत थोड़ी उखाड़ 10-12 महीने में जिस तरह से हमने काम किया, लोग कह रहे हैं हमको तो सब लोगों ने गलत बोला, आप तो ऐसे हो ही नहीं, आप तो सभी के फोन उठाते, सभी से बात करते, सभी के काम करते। तो आपको गुंडा बना दिया उस समय। अरे नहीं, नैरेटिव सेट करने की पॉलिटिकल सेट छोड़ो उस बात, ये तो होता रहता है, ये तो आज होगा कल भी होगा। पॉइंट ये है, मोदी जी के लिए भी लोग कहते हैं, लेकिन हमें तो अपना काम करते रहना है, और जिन लोगों को के लिए हमें काम करना है वो हमें कंटिन्यूसली करना है। जो लास्ट माइल का आदमी है वो आगे बढ़ जाए, स्कूलों में बच्चे पढ़ जाएं, आपकी रोडें बन जाए, पीने को पानी मिल जाए, स्वास्थ्य हो जाए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ये डीएनटी वाला क्या इशू है? डिनोटिफाइड ट्राइब्स वाला, इसमें ऐसा है कि डिनोटिफाइड ट्राइब्स वो थी जो नोमैडिक, सेमी नोमैडिक थी, और इनको क्रिमिनल ट्राइब्स और इस तरह की ट्राइब्स भी थी, और जो आगे नहीं बढ़ पाई थी वो थी, तो ब्रिटिशर्स ने उनको अलग से करा था, नोटिफाई किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कमीशन बिठाई थी जिसको कहते हैं इदाते कमीशन। इदाते कमीशन ने अपना रिजल्ट दिया कि ये सारी जो ट्राइब्स हैं इनको डिनोटिफाइड ट्राइब्स में डाला जाए, और इनको स्पेशल स्कीम्स और बेनिफिट्स दिए जाएं जिससे कि ये लोग आगे आ पाए। राजस्थान में जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स की लिस्ट है, उस लिस्ट में गुजर, गडरिया जो हमारे एमबीसी समाज के, उसके अलावा 4-5 जातियां और हैं। ये सारी की सारी उन्होंने रेकमेंड करी हैं कि डीएनटी में डाली जाए, लेकिन अभी तक पिछले 3-4 साल से ये चल रहा है और ये अभी तक डली नहीं। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक स्कीम है बहुत बड़ी, सीड नाम से, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब्स। आप ये समझिए, सोशल एम्पावरमेंट की बात तो कर ही रहे हैं हर जगह से, लेकिन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट चाहिए। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जो स्कीम है उसमें इन जातियों के बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के लिए फंड्स मिलते हैं। अब आईएएस और सीडीएस इनकी कोचिंग करने के लिए फंड्स मिलते हैं, अलग से घर मिलते हैं, और अभी इनका काम भी चल रहा है ग्राउंड पे। लेकिन हमारे राजस्थान में ये डिनोटिफाइड की जो रिकमेंडेशन है ट्राइब्स की, वो एग्जीक्यूट नहीं की गई, जिसकी वजह से आई कार्ड्स नहीं है, जिससे हमें स्कीम का इसके फायदा ही नहीं मिल रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी सुंदर स्कीम बनाई है, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। कौन नहीं कर पा रहा? अधिकारी क्यों नहीं कर पा रहे? आपने बात की कभी? हाँ, बात करी, चर्चा चली। राजस्थान सरकार ने चिट्ठियां सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजी हैं कि इनको इंक्लूड करिए, लेकिन हो नहीं पाया। मैंने सीएम साहब से बात करी है, और इस पे होपफुली जल्दी हो जाना चाहिए, होपफुली।
आपके फादर भी एक बड़े लीडर रहे गुर्जर समाज के, आप भी गुर्जर समाज के लीडर हैं। कभी आपके मन में नहीं आता जहन में कि, मतलब मेरा एक सवाल है, मेरे जहन में बार बार आता है कि मैंने करोल लाल मीणा जी से भी पूछ रहा था, पॉडकास्ट कर रहे थे हम उस दिन, कि डॉक्टर साहब आपको कहीं जो मार्शल कौम है, मार्शल कास्ट है, मीणा, गुर्जर, जाट, ये क्या कारण राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे? आपके मन में कभी सवाल नहीं आया कि क्या गुर्जर नहीं बन पाता, या गुर्जरों में एकता नहीं है, या गुर्जर को डर लगता है कि गुर्जर अगर मुख्यमंत्री बन जाएगा, या गुर्जर सिरमौर हो जाएगा, या गुर्जर कहीं आगे पहुंच जाएगा तो लोगों को अदर कास्ट को क्या प्रॉब्लम है? मतलब मुझे क्या लगता है, मुझे समझ नहीं आया आज तक। नहीं, मुझे भी आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। देखो, कोई भी व्यक्ति चीफ मिनिस्टर या कोई बड़े पद पे इसलिए नहीं बनता कि वो किसी जाति से। पर जाति तो बैरियर बन रही है ना। अब सुनिए ना, पायलट की आपने प्रश्न पूछा तो जवाब भी सुनिएगा। काबिलियत पर और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट से व्यक्ति बनता है। एग्री। ठीक है, अब हम वहां पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, ये क्वेश्चन मार्क है। अब रही बात अब आपके प्रश्न की, जो ठीक से मैं उसका जवाब दूं। राजस्थान में करीब 84 विधानसभाएं हैं, जिसमें एमबीसी समाज के वोट 30,000 से ज्यादा है, और करीब 54 से 56 विधानसभा ऐसी हैं जिसमें गुर्जर समाज के वोट 25,000 से ज्यादा है। 25,000 से लेकर के 60,000 तक के वोट्स हैं। ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब इतना कुछ होते हुए भी अगर हमारे विधायक 9 ही हैं तो क्वेश्चन आता है। अगर आप गुर्जरों की बात करें, क्यों है? अब आई एम कमिंग टू दैट। हमारा समाज अभी तो पढ़ना लिखना सीखा है, परिपक्वता आनी बाकी है, पॉलिटिकल लीडरशिप आनी बाकी है। आपको ये बताऊं मैं, कहने में कोई हर्ज नहीं है कि कोई, चाहे आप कितना भी नेगेट कर लो, गुर्जर की अगर आप बात करें या किसी और समाज की भी बात करें, तो वो वहीं से इलेक्शन लड़ता है जहां पर उसके समाज का बाहुल होता है। करेक्ट? मैंने तो कभी किसी को गंगानगर से जाकर के इलेक्शन लड़ते हुए नहीं देखा। तो जब आपकी रिक्वायरमेंट ही बेस्ड ऑन कास्ट लीडरशिप है पॉलिटिकल की, तो हां, लैक्यूना है, इसको भी भरेंगे धीरे धीरे। केपेबल व्यक्ति आएगा भरेगा, केपेबल नहीं आएगा तो क्यों भरेगा भाई? तो सचिन पायलट कैपेबल नहीं? मैं उधर पहुंचा ही नहीं। मैं अभी आपको यह देखना है कि दिस इज द डॉन ऑफ सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। व्यक्ति विशेषों की हम कोई बात नहीं करेंगे, हम समाज की बात करें। समाज में जब तक सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप उभर के नहीं आती तब तक ये लैक्यूना रहेगा। तो आपको लगता है कि आपके लोग भोले हैं, सीधे हैं? हाँ, सीधे हैं, सीधे हैं, इमोशनल हैं, अच्छे लोग हैं, मन के साफ लोग हैं, बात समझते हैं और समझ करके निर्णय लेते हैं और काम करते हैं। तो कुछ लोग बुद्धिजीवी वर्ग उनका उपयोग भी कर जाता है क्या? हाँ, हो जाता है। मतलब एज एन टूल किट यूज कर लिया और फिर देखो, ये एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ यूटिलाइजेशन जो होता है ना, ये सब जगह होता है, सभी कास्टों में। और मैं किसी कास्ट पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन परिपक्वता जिसे कहते हैं वो यही चीज होती है कि यूज ना हो, एंड इट टेक्स टाइम फॉर दैट मैच्योरिटी टू सेट इन। जो कास्ट्स और जो कम्युनिटीज बहुत सालों से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हैं, उनमें ये मैच्योरिटी लेवल्स हैं। सर एक बताइए, जो मतलब पारंपरिक व्यवसाय था गुर्जर समाज का, वो मतलब पशुपालन था पूर्व समय में। अभी भी कुछ गुर्जर समाज के लोग पशुपालन करते हैं कई क्षेत्रों में, करौली वगैरह में मैंने देखा है, और भी कुछ क्षेत्रों में करते होंगे। क्या आपको लग रहा है कि अब इतना सपोर्ट नहीं मिलता इस पशुपालन व्यवसाय में सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, या फिर क्या कारण है कि इससे दूर हट रहे हैं गुर्जर? देखो, कॉस्ट ऑफ, जब आप पशुपालन की बात करते हो, डेयरीज की बात करते हैं। यस, वो इधर उसी पे। अगर हम, मतलब क्या है कि हर एक गुर्जर के घर में एक गाय भैंस तो होती है, तो उसको हम पशुपालन नहीं कहेंगे, ठीक है, वो तो हमारी लाइफस्टाइल है।
लेकिन हाँ, एक संगठित तौर से 10 से 12 अपन ने भैंस रखी और उसका हमने डेयरी का Yes, प्लांट yes. लगाया, तो उसमें क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज वेरी हाई। आपको लगता है सरकार को सपोर्ट करना? हाँ, सपोर्ट और करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो तो हम देखेंगे, लेकिन हाँ, इसको हमको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर अब आप नेशनल लेवल पे भी अगर आप देखो ना, द फिगर्स विच आई रिमेंबर, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट, लेकिन जितना मेरे को याद है, हमारा जितना प्रोडक्शन है मिल्क का, उससे 2-3 गुना तो हमारा कंजम्पशन है। तो वो जो लैक्यूना जो आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? एडल्ट्रेशन से आ रहा है, सब चीजों से आ रहा है। लेकिन अगर हम पशुपालन को बढ़ावा दे देंगे तो वो जो गैप है वो मीट हो जाएगा। अच्छा, एक बताइए सर, स्वर्गीय राजेश पायलट साहब को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके पिताजी भी बड़े लीडर रहे, वो भी एक दिग्गज नेता रहे गुर्जर समाज के, और किसान नेता के रूप में उनकी बड़ी पहचान थी। आप कैसे देखते हैं? बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत सम्मानीय है, उन्होंने बहुत किया। और अगर मैं ये कहूं कि पॉलिटिकल प्रणेता गुर्जर समाज में सबसे पहले वही थे, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कर्नल साहब राजेश अंकल के अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। हम भी रहते थे, घर आते थे। आई रिवर उनसे हमने उनका लाइफस्टाइल देखो, जहां से वो शुरू हुए और कहां साइकिल पे आते थे। अच्छा, वो आपके पापा ने कोई कहानी बताई कभी ऐसी? कर्नल साहब की तो बहुत सारी कहानियां हैं, मतलब इनकी, राजेश पायलट जी की कोई? वो किसी और दिन। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आई रिमेम्बर, जब उनको लोग कहते हैं कि जब उनको टिकट मिलना था तो वो साइकिल पे आया करते थे। एक बार साइकिल से आए थे वो, ऐसा कुछ सुना है हमने। बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ही हैज ग्रोन। आज की डेट में अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारी कम्युनिटी का बात करें, तो राजेश पायलट जी के बिना हम वो चर्चा कर ही नहीं सकते। जिस तरह से सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप में हम कर्नल साहब के बिना बात नहीं कर सकते, उसी तरह से अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें राजेश पायलट जी का योगदान बहुत बड़ा है। ऐसे कहा जाता है राजेश पायलट जी के लिए, मेरे पिताजी के भी उनसे अच्छे रिश्ते रहे, ऐसा कहा जाता है कि राजेश पायलट जी अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे। हाँ, बिल्कुल लड़ते, बिल्कुल लड़ते। एक आदमी, एक स्ट्रॉन्ग लीडर वो होता है जो अपने लोगों के लिए खड़ा रहे, चाहे वो व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो। इट्स अ बिग थिंग, इट इज अ वेरी बिग थिंग। आई विल गिव यू एग्जांपल। मैं बहुत छोटा था, मैं शायद 2री या 3री क्लास में होगा, मुझे थोड़ा बहुत याद है, या 5वीं क्लास में मुझे। मेरे पिताजी, उनके पीए राजेश पायलट जी के जो थे, मेरे पिताजी के जानकार थे, मेरे पिताजी उनसे संपर्क में रहते थे। तो राज मंदिर में उस वक्त टिकट नहीं मिला करती थी। तो हमको एक मूवी देखनी थी, याद नहीं आ रही मुझे वो मूवी का नाम। तो मेरे पिताजी को हमने बोला आज ही देखनी है, मैं जिद करने लग गया मूवी देखनी है। तो मेरे पिताजी ने उन राजेश पायलट जी के पीए को फोन किया और हमारी टिकट हो गई। एक छोटा सा काम है, छोटी सी काम है, लेकिन मतलब एक ये बोलना नहीं चाहिए पॉडकास्ट में, लेकिन बोल देता हूँ कि मतलब इतनी मदद उस समय करते थे राजेश पायलट अपने लोगों की। और देखो, बात छोटी नहीं है, आप छोटे थे, आपके दिमाग में तो ये बात घर कर गई ना, ये बड़ी बात है। वो टिकट छोटी बात होगी, लेकिन ये बात आपके दिमाग में घर कर गई और आप बहुत ही रेवरेंस से इस बात को याद करते हो, ये बड़ी बात है। देखो, मैंने आज तक सही बताऊं, सचिन पायलट जी को भी ये बात नहीं बताई, लेकिन ये पॉडकास्ट में निकल गई तो चलो अच्छी बात है, इस बहाने उन तक पहुंच जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ, ये जो गुर्जर आरक्षण का मामला था, ये आपका समाज या आपका जो प्रतिनिधि मंडल है, तो पूर्ण रूप से मतलब लगता है कि अब मिल गया आरक्षण, या फिर कुछ और लड़ाई बाकी है? बहुत बाकी है साहब। आज तो केवल 5% आरक्षण मिला है, सुचारू रूप से मिले, रोस्टर प्रणाली ठीक हो, 5% पूरा 5% मिले। भाई, कागज में मिलने में और यथार्थ में मिलने में तो बहुत फर्क है ना। अगर आपको थाली भर के दिखा दी जाए और खाने को ना मिले तो थाली का क्या उपयोग उस बात का? अगर 100 पदों में से हमें 2 ही पद मिल रहे हैं तो क्या मतलब है उसमें? अच्छा, अभी झालावाड़ की नौकरियां निकली पुलिस में, उसमें हमें ज्यादा मिलने थे, 4-5 ही मिले 21 की जगह। अच्छा, ये बताइए कर्नल साहब, सॉरी विजय जी, ये जो SI भर्ती वाला मामला है, आपकी सरकार आई है, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए या कोई इसका बैठ के सॉल्यूशन निकलना चाहिए? देखिए, मतलब इसमें ना सॉल्यूशन निकलना चाहिए। क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने जेन्युइनली एग्जाम दिया है। हम
हर एक व्यक्ति को रोल नंबर से ना आके, उस रोल नंबर के पीछे एक व्यक्ति है, व्यक्ति का परिवार है, और वो व्यक्ति आज अगर 22 साल का है तो 2 साल बाद वो 24 का होगा। जो उसके साल चले गए वो वापस नहीं मिलेंगे। तो क्या मतलब जो चोरी की है तो साफ साफ दिख रहा है वो पेपर लीक हुआ है। जो चोरी करे हुए हैं उनको पकड़ना चाहिए, मेरे मान मतलब मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जिन्होंने सारे चोरी, थोड़ी पकड़ में आए होंगे। देखो साहब ऐसा है कि जो होगा नहीं होगा वो तो सिस्टम जानता है, बिकॉज आई एम नॉट परव्यू टू इट। लेकिन आपने मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछा, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिसने जेन्युइनली एग्जाम दिया है, क्लियर हुआ है, उसको तो सिस्टम में रहना चाहिए, और जिसने गलत काम किया है उसको हटा देना चाहिए, उनकी जगह दूसरों को लेना चाहिए। ये एथिकल काम है। ये कहना कि गेहूं के साथ घुन तो पिसेगा, लेकिन वो घुन भी तो किसी परिवार का हिस्सा है, वो नहीं पिसना चाहिए। यहीं पर आरपीएससी को आप कैसे देखते हैं? इतने मतलब मेंबर गिरफ्तार हो रहे हैं, आरपीएससी में पेपर लीक की बौछार लग गई मतलब पिछली सरकार के दौरान। आप क्या देखते हैं कि इसमें पॉलिटिकल नियुक्ति होनी चाहिए, नियुक्ति आपका क्या माइंडसेट है इसको लेकर आरपीएससी? देखिए, ये तो लीडरशिप का और विजनरी जो लोग हैं उनका विजन है, आप भी लेकिन युवाओं की आवाज है विजय। मेरा अगर मैं व्यक्तिगत ही कहूंगा आपको, कैपेबिलिटी बेस्ड रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने जिंदगी में इसमें कभी हाथ ही नहीं डाला, वो फिर इसमें क्या करेगा? आपने यूपीएससी की स्टडी की? यूपीएससी में किस तरह का सिलेक्शन होता है सदस्यों का? आप बताइए। भाई उसमें तो अलग ऐसे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होते यूपीएससी में, अलग तरह के बहुत इंटरव्यूज होते हैं, बहुत अलग तरह के सिस्टम होता है उसमें। ऐसा नहीं होता जैसे कोई उठा के किसी पॉलिटिकल लीडर। मैंने अभी आपको क्या कहा? मैंने अभी क्या कहा आपको कि कैपेबिलिटी बेस्ड रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। मैं जितेश की शक्ल पसंद करता हूं, जरूरी नहीं जितेश अच्छा काम कर पाए। मेरे लिए अच्छा हो सकता है, सिस्टम के लिए अच्छा हो गारंटी नहीं। इसलिए मैं मैनेजमेंट का आदमी हूं साहब, देखो, और मैनेजमेंट ये कहता है every person is good in some jobs, at least in one, but he may not be good in the job which you are given to him. तो जो जिस चीज में माहिर है उसको उसी में लगाना चाहिए। सर अब देवी उनियारा पे आते हैं, सांसद बन गए आपके विधायक जी, आपको फिर से आप वहां पे मेहनत कर रहे हैं। पिछली बार आरएलपी के उम्मीदवार विक्रम सिंह ने भी आपके समीकरण बिगाड़ दिए थे, और उसके अलावा आपकी जो आप अचानक से गए थे तो कुछ विद्रोह भी था पार्टी के में। अब विक्रम सिंह जी से बात हो गई या फिर क्या आपको लगता है? विक्रम सिंह जी तो बीजेपी में है। अच्छा, बीजेपी में? हाँ, फिर वो भी टिकट मांग रहे होंगे। भैया टिकट मांगने का हक तो सबको है। डेमोक्रेसी में रहते हैं हम, सबको हक है टिकट मांगना भी चाहिए। अगर आप टिकट ही नहीं मांगोगे तो फिर बात क्या रही? मांगो, हाँ, लेकिन काम भी करना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, 10 महीने हो गए, रोज 300 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं अपनी विधानसभा में। अच्छा। हाँ, 300 किलोमीटर एवरेज डेली जन सुनवाई करता हूं। आजकल अपने ये उड़द की कटाई वटाई चल रही, जो बची कुची बारिश के बाद में, उसके बावजूद भी 200 लोग आए थे। मैं तो केवल अपने सोशल मीडिया पे डालता हूँ कि मैं भैया कल 8 बजे इस जगह पहुंचूंगा। मेरी जन सुनवाई जब चलती है, हमारी मतलब मेरी तो क्या, सबकी जन सुनवाई होती है, वो रात को 10-10 बजे तक चलती है। करोड़ीलाल मीणा भी पिछले दिनों आए थे आपकी विधानसभा में, एक भाषण भी देके गए, बड़ा वायरल हो रहा था कि आपको किसी से परेशानी हो तो बताना। हाँ, तो अच्छी बात है, बताओ। आप डॉक्टर साहब को किस तरह से देखते हैं, करोड़ीलाल मीणा जी? हमारे गांव के पास के हैं। पास के हैं। उनकी भी कुएं में वही पानी आता है जो हमारे कुएं में पानी आता है। एक ही कुएं का पानी पीते हैं आप? एक ही कुएं का पानी पीते हैं, ये बात सही है। और कर्नल साहब की भी बात यही थी, जब आरक्षण की आर्ग्यूमेंट करी थी उन्होंने, तो उन्होंने यही कहा था कि क्षेत्र एक, रोटी एक, साग एक, पानी एक, तो इनको आरक्षण क्यों और हमें आरक्षण क्यों नहीं? जब हमारा परिवेश एक है, जब हम सब कुछ एक है, तो आरक्षण एसटी का आरक्षण इनको क्यों और हमें अलग से आरक्षण क्यों नहीं? ये बात कर रहे हैं, ये कर्नल साहब की आर्ग्यूमेंट थी, वो सही बात थी। और हमारे सम्माननीय हैं, बड़े हैं,
हम सम्मान करते हैं। पर उनके जो मुद्दे थे पिछली सरकार के उठाए थे, पेपर लीक है, वो जो युवाओं के मुद्दे उठाए थे उसको लेकर वो बड़ा नाराज हैं कि उन्होंने मंत्री पद भी त्याग रखा है। आपको किस तरह से देखते हैं? अब ये उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है उनकी, वो जानेंगे, वो उस पर जवाब देंगे। मैं इसके ऊपर किसी के ऊपर निजी कार्य के ऊपर मैं टिप्पणी करना पसंद करता हूं। आप टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन करोड़ी लाल मीणा जी को आप किस तरह का जेस्टर वाला नेता देखते हैं? आपको क्या लगता है कि किस तरह, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या करो डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर साहब का हम सम्मान करते हैं बहुत, वो युवाओं के लिए बहुत काम करते हैं, विचारणीय चीज है वो। उनकी उम्र आप देखिए और जज्बा देखिए। कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता राजस्थान में जो वो उठाते हैं और बिल्कुल वो प्रूफ के साथ उठाते हैं। ये विचार करने वाली बात है। अगर आप यूं ही बोल दो कि ये गलत हो रहा है और अगर उसको सब्सटैंशिएट करोगे गलत क्यों हो रहा है, इसमें बहुत फर्क है। सो आई बिलीव एंड आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर हिम। ही इज अ बॉर्न लीडर। इतने सालों से वो राजनीति में, और आप मीणा समाज में उनसे बड़ा लीडर आज की डेट में तो कोई है ही नहीं। है क्या? बताओ, नाम बताओ मुझे। आपको लगता है उनकी भी किस्मत खराब है? देखो साहब, ऐसा है ना, कहा ना कि एक ही कुएं का पानी पी रहे हम लोग सबके सब। तो आपकी और उनकी किस्मत नहीं उनकी नहीं ही, वो तो यार आप उनके साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो? वो मेरे पिताजी से थोड़ी सी साल ही छोटे थे, मेरे लिए तो सम्माननीय है। मैं तो अभी भी गोलमा जी के पैर छूता हूँ साहब। हमारे संस्कार है ऐसे। आपके और उनके परिवार के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हाँ ठीक है। देखो, हर चीज राजनीति से देखी जाए ये सही नहीं। जब आदमी, मतलब अब आपके पॉडकास्ट पे एक बात कह दूं कि जब व्यक्ति का इंतकाल होता है ना, तो राजनीतिज्ञ नहीं रहता, सब बराबर हैं और सबका अंत तो होना ही। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं, सब यही छोड़। इसीलिए जितेश जी, मैंने पिछले इतने साल हो गए मुझे, मेरे मैनेजमेंट के जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सबको बोलता हूं बांट लो, ले जाओ, समझ लो, सीख लो, मुझसे कर लो। आज का कुछ पता नहीं, कल क्या होगा कुछ नहीं पता। अगर हम बीच में ही किसी कारण से कुछ हो गया तो खत्म हो जाएगी ना बात। वॉट एवर इज इन योर माइंड नीड्स टू बी शेयर्ड विद पीपल। दोनों हाथों से दिल खोल के दो। आपके पास जो है वो बांटो। अगर आप अपनी चीज जो आपके पास है वही नहीं बांटोगे तो दूसरा तो बांट ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो वो है ही नहीं। उसके पास तो उसका खुद का है। जब तक आप बांटोगे नहीं, इफ यू डोंट गिव बैक टू द सोसाइटी, क्या करोगे आप? आपने करा क्या? आपके संस्कार क्या हैं? आपने अगर अपने समाज को, अपने घर को, अपने इलाके को, अपने गांव को, अपने शहर को अपनी एक्सपर्टीज नहीं बांटी तो करा क्या? इतने सारे देहांत होते हैं, एक और हो जाएगा आपका। देखिए क्या गए। दैट इज द क्वेश्चन। मैं दुबई में था, कर्नल साहब का फोन आया, तू क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं बैठा हूं। क्या कर रहा है? क्या करेगा आगे? मैंने कहा नौकरी कर रहा हूं, अभी एक छोड़ रहा हूं, दूसरी में जाऊंगा। क्या मिलेगा? ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ जी। करके क्या करेगा? तेरे से बात करें। मैं तो फ्लाइट लेकर के सीधा आ गया। कहूँ 10 साढ़े 10 बजे ये बात हुई, शाम को 6 साढ़े 6 बजे गाँव पहुंच गया। अच्छा एक बात बताओ विजय जी, आपका समाज इतना जागरूक है इस वक्त, तो उसके बावजूद भी चुनाव, आप लोकसभा का चुनाव, यहाँ से आपके उम्मीदवार थे, जौनपुरिया जी हार गए, दौसा से हार गए, क्या कारण रहा? देखो, ये तो पॉलिटिकल कारण रहा होगा इसका, बैठ के अपन उसमें समीकरण करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन मोटा मोटा ये रहता है कि people have to understand that there is a time when you have to let go. Excessive is bad. एक समय आता है जहां पे आपको लाइन खींचनी पड़ती है, मतलब इसके आगे नहीं। कभी कभी ना वो ज्यादा हो जाता है तो दिक्कतें आ जाती है। अच्छा ये बताओ, आप तो, आपके पिता तो फौज में रहे हैं, कर्नल रहे हैं। मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया कि सेना को, देश को सशक्त बनाया। बिल्कुल।
पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहते थे कि वही देश सशक्त होता है जिसकी सीमाएं सशक्त होती हैं। बिल्कुल। तो मोदी जी ने ये अच्छा काम किया, और राजस्थान का जो इलाका है वो बॉर्डर से सटा हुआ है, बिल्कुल। और लगभग मेरे हिसाब से 1300-1400 किलोमीटर की सीमा है, गंगानगर ये मिला के जैसलमेर बाड़मेर सारी। उसके बावजूद यहाँ के सैनिक भी बहुत हैं, शूरवीर जो हाँ, सेना बहुत में हैं। हैं। उसके बावजूद भी यहाँ 11 सीटें को नुकसान हुआ। क्या लगता है, क्या स्ट्रेटजी में नुकसान वो नहीं हुआ, या फिर जातिगत समीकरण बिगड़ गया, या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई? क्या आपको लगता है? देखो ऐसा है, यहाँ जाति में कांग्रेस ने बांट दिया, नैरेटिव गलत फैला दिया, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। ये तो नैरेटिव, मैंने कहा ना, अगर आपको मैं टेक्निकली इसको समझाने की कोशिश करूं थोड़ा सा, अगर आपके पास समय हो तो बताता हूं। क्या होता है कि हर एक इलेक्शन में देयर आर 9% पीपल हु मेक अ डिफरेंस। मैं मैनेजमेंट का हूं तो मैं स्टैटिस्टिकली बात करूंगा। 5 साल में करीब 4.5%, 4 से 4.5% वोटर वो होता है जो नया आता है। फिर 4.5% वो होता है जिसने एक बार वोट दिया होता है। उसके बाद वाला जो वोटर होता है वो वोटर होता है जो अपनी लॉयल्टी अलाइन कर चुका होता है, थर्ड टाइम वोटर। सो दैट 9% वोटर मेक्स अ डिफरेंस, और वो नैरेटिव से स्वे होता है। फर्स्ट टाइम वोटर नैरेटिव से स्वे होता है। सेकंड टाइम वोटर कहता है कि यार हो सकता है मैंने पिछली बार गलती करती हो, वो फिर नैरेटिव से स्वे हो जाता है। उसकी एक्सपेक्टेशन एक्स रही हो। अब आप पॉलिटिक्स हटा दो इसमें से। अब मैं आपको बात करता हूं कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में चले जाओ पहली बार, ठीक है, इसके बाद एक चीज और बताऊंगा, याद दिलाना मुझे। मैं पहली बार एक रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया, मैंने दाल मंगाई, मेरे को अच्छी लगी। अगली बार मैं आया, मैंने फिर से दाल मंगाई, टेस्ट में फर्क आ गया। तो सेकंड टाइम वोटर ने बोला मजा नहीं आया, तीसरी बार वो आएगा नहीं। समझिए, दूसरी बार वो आ गया, सेम टेस्ट मिला, फिर वो तीसरी बार भी आएगा और वो लॉयल बन जाएगा। दैट इज बहुत रूडिमेंट्री बता रहा हूं मैं आपको। और एक बात आपको मैं क्लियरली समझाना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिकल डिसीजन लो, वोट कास्टिंग का, चाहे एक चिप्स के पैकेट खरीदने का डिसीजन हो, चाहे गाड़ी खरीदने का डिसीजन हो, चाहे कुछ भी, या एक शर्ट खरीदने का डिसीजन हो, उसमें 2 ही फैक्टर डिसाइड करते हैं उसको। ओनली 2 फैक्टर्स इन दिस वर्ल्ड, व्हाट्स इन इट फॉर मी, व्हाट्स इन इट फॉर माई फैमिली। कोई तीसरा कोई कारण है ही नहीं। समझ, ठीक बोल रहे। अच्छा विजय जी, ये बताइए, अशोक गहलोत की राजनीति को, अशोक गहलोत की पॉलिटिक्स को, और अशोक गहलोत को व्यक्तिगत आप कैसे देखते हैं? देखिए, व्यक्तिगत तरीके से अगर आप देखें तो कर्नल साहब के साथ ही रहे वो। केवल वही नहीं, वसुंधरा जी भी रही साथ में, क्योंकि जब आरक्षण आंदोलन चले, इतने सालों चले, तो वसुंधरा जी तो लोग कहते हैं कि गुजरों, मैं अभी आ रहा हूँ कंप्लीटेड। तो जो सीएम समय में रहे उन सबके साथ रिश्ते अच्छे ही रहे। और गहलोत जी के साथ कर्नल साहब का पॉलिटिक्स को हटा करके याराना अच्छा गहरा रहा। उनका बहुत सम्मान करा करते थे वो। जब भी वो हॉस्पिटल में एडमिट होते थे तो या तो गहलोत जी का फोन आता था या फिर वो स्वयं आते थे मिलने के लिए। बातें रही, और आई रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही इज। From a personal perspective, yes, I respect him a lot. He's a great man. अच्छा, सचिन पायलट भी आपके समाज के जी आते हैं, गुर्जर नेता हैं, हालांकि वो कहते हैं मैं छत्तीस कौम का नेता हूँ, या उनके लोग भी कहते हैं। आप उनको किस तरह से देखते हैं? कम्युनिटी के लीडर हैं, यंग पॉलिटिकल लीडर हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करना चाहिए, अच्छी बात है। आई फाइंड हिम टू बी अ गुड पर्सन, इज अ गुड मैन, अच्छे इंसान है। हमारे समाज के लिए। देखो, वो एक अलग पार्टी में है। अगर आप नहीं, कुछ पहले खबरें आई थी, आपने कुछ बयान दे दिया पायलट साहब के लिए। अरे नहीं, वो बयान नहीं था। क्या होता है कि आजकल फोन के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, इसमें काट कूट करके आप जोड़ लेते हो, तो काट कूट करके जोड़ लिया और निकाल दिया। मैंने कभी किसी के बारे में कोई बुरा नहीं कहा आज। सचिन पायलट के बारे में नहीं कहा? आई रिस्पेक्ट, यार देखो, ही इज अ ग्रेट मैन, एज आई सेड।
he's a good man, he's a political leader of the community, he should grow. Why not? आप अलग अलग लोग एक ही समाज के अलग अलग पार्टीज में ग्रो मान कर लीजिए सकते हैं। अगर आप लोग एक ही पार्टी में होते तो आप सपोर्ट करते हो उनको? क्यों नहीं करेंगे यार, वैसे है नहीं, लेकिन हम तो अभी भी सपोर्ट करते हैं, बाहर से भी सपोर्ट करते हैं, अंदर से भी सपोर्ट करते हैं, कम्युनिटी वाइज। अच्छा, आप गुर्जर समाज की जो पगड़ी के हिसाब से बोल रहे हैं, लीडरशिप नहीं, समाज, अब आप जब आप पर्सनल पूछ रहे हो तो पर्सनली आई रिस्पेक्ट हिम, पॉलिटिकली वी कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। भाई आज की तारीख में दो व्यक्ति एक ही परिवार के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में होकर के भी एक ही डाइनिंग टेबल पे खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे क्या इशू? आप हनुमान बेनीवाल को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपको नुकसान तो किया ही उन्होंने? ये पॉलिटिकल नुकसान है साहब। देखो मैंने क्या कहा आपको, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल स्ट्रक्चर्स। नुकसान किया ना आपको? भाई आप अगर आप उसको उस तरह से देखोगे, हाँ भैया किसी ने आरएलपी में टिकट लिया तो उसको वोट मिल गए, वो नहीं होता तो किसी और को मिलता टिकट, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये तो चलता रहेगा। और बेनीवाल जी की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे? हनुमान बेनीवाल जी इंटरेस्टिंग राजनीति इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि आई रिमेम्बर लोकसभा लास्ट लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे तब वो बीजेपी अलाइन थे और माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी और लास्ट डे था उसका, इंदौर में था। तो मैं बेनीवाल जी का फोन आया कि भैया कैसे भी करके आपको आना है, हम पर्वतसर में शायद कुचामन पर्वतसर में मीटिंग। तो हम लोग फिर रात को निकले, सुबह पहुंचे जयपुर करीब 4-1 बजे, फिर हम जयपुर से निकले खींच के, हेलीकॉप्टर से जाना था, आंधी वांधी आ गई, पूरे काम हुए थे तो जा नहीं पाए थे हम लोग। तो जब हम पहुंचे तो कर्नल साहब को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो हॉस्पिटल में भी 2-4 बार आए मिलने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। हाँ हाँ, जब कर्नल साहब मणिपाल हॉस्पिटल में थे तब वो आए थे। तो आई रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही डज। ही इज अ कास्ट लीडर and a caste leader who has done politics and he has positioned himself as that. It requires gumption, it requires strength. अच्छा, वो तो आपने अच्छी बात कही। डोटासरा जी जो तेजस सुपर डुपर कर रहे हैं उनको कैसे देखते हैं आप एज एन व्यक्तिगत? भैया ऐसा है यार, मैं अब आप कल पूछ लोगे भैया जितेश ने ये लाल पहन रखा है कि कैसे देखता है, इन सब चीजों में क्या रखा? पॉइंट इज हर एक व्यक्ति अपना खुद का व्यक्तित्व रखता है और हम मैं इंडिविजुअली हर एक व्यक्तित्व का सम्मान करता हूं। ही कुड बी एनीथिंग फॉर एनीबडी बट फॉर मी ही इज अ प्रोफेशनल पॉलिटिशियन एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। डोटासरा जी, एवरीबडी, फॉर दैट मैटर एनीबडी एल्स, बिकॉज जो पॉलिटिशियन है वो अपना प्रोफेशन तो भजन लाल जी पहली बार के विधायक थे, मुख्यमंत्री बन गए। इस जो सरकार चल रही है, हो सकता है कुछ कमियां हो, लोग कहते हैं, लेकिन क्या लगता है, आपने क्या एनालिसिस किया एज एन सामाजिक? आपने कल का उनका भरतपुर का वीडियो है, आपने देखा, जिसमें वो हाँ। सरकारी एम्प्लॉयज को झाड़ रहे थे कि संवेदनशीलता कहाँ चलेगी तुम्हारी। मैंने लिखा, ट्वीट भी किया था, मैंने कहा जिसके पैर ना फटी विवाही वो क्या जाने पीड़ पर है। जो जुड़ा हुआ जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है ना, उसको लास्ट माइल के व्यक्ति का दर्द पता होता है। हाँ, भजन लाल जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो बात कही, मतलब 100 रुपए का खर्चा करके आए बंदा और तुम इसको देख ही नहीं रहे हो, क्यों नहीं? उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही कि इसी की वजह से तुम्हारी तनख्वाह चलती है। अच्छा, एक बताओ, ये जो राजस्थान में उन्होंने एक तरह से डाटा अधिकारी को, मैसेज अच्छा गया, लेकिन आपको लगता नहीं कि राजस्थान में पिछले 9 महीने में भजन लाल जी प्रयास कर रहे हैं लेकिन अधिकारी राज आ गया है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आपके सारे काम हो रहे हैं। मेरा कोई काम ही नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। अरे जनता का, हाँ, जनता का, देखो फर्क है दोनों चीजों में। आपका काम का मतलब जनता का काम, जनता के सारे काम हो रहे हैं, कोई कमी नहीं आ रही। देवली उनियारा में कोई धमका के तो नहीं कराते विजय वैसला? अरे मैं कैसे करूँ, मैं कौन हूँ? आप बोलते हैं ना आपको कि आप लोग डरते हैं। हम, ऐसा है कि डरते क्यों आप? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है कि हम कभी किसी से कोई गलत काम नहीं कराते, ये रूल है मेरा। किसी को मैंने आज तक गलत करने को नहीं कहा, कभी नहीं, चाहे प्रशासन हो। मैंने कभी रेकमेंड ही नहीं किया गलत। मैंने कहा अगर जेन्युइन है तो प्लीज लुक इनटू इट, इफ यू कैन हेल्प। मैंने कर्नल साहब से
बचपन से ये चीज सीखी है कि गलत में साथ नहीं देना और सही का साथ कभी छोड़ना। और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी में भी रिस्पेक्ट रहा था कर्नल साहब का, और हमारा भी भगवान की दया से कर्नल साहब के आशीर्वाद से ठीक ही है। अच्छा, एक बार बताइए सर, जयपुर राज परिवार की सदस्य हैं दिया कुमारी, उनके पिताजी भी सेना के अंदर है, आपके पिताजी भी सेना के अंदर, हो सकता है कि पुराना रिश्ता भी हो, तो आप उनकी लीडरशिप को किस तरह से देखते हैं? दिया जी उप मुख्यमंत्री हैं, विजनरी है सर। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा उनसे 2-4 बार मिलने का सौभाग्य हुआ और थोड़ी चर्चा भी हुई। आई सी कि वो इमीडिएट रिजल्ट्स की बात नहीं कर रही। आप ये समझिए, अगर जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि राजस्थान के लोगों को अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी चीज अगर हम 6 महीने का रिजल्टेंट लेके चले ना, वो सार्थक नहीं होती, वो फिजल आउट हो जाता है। ठीक है, आपको कम से कम 5 साल, 15 साल, 20 साल का प्लान बना करके काम करना पड़ेगा, तभी आपका स्टेट आगे बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म प्लान। एब्सोल्युटली। और उनके द्वारा करे जा रहे काम ये उसी डायरेक्शन में है। तो आप कह रहे हैं कि विजनरी लीडर है। एब्सोल्युटली। देखो, आप ये समझिए कि विजनरी लीडर केवल वो नहीं है, इट इज अ टीम विच वर्क्स। अब अगर सब दिया जी हैं, दिया जी का एक विजन है और उस विजन को सपोर्ट करने वाली उनकी टीम है, वो टीम भी विजनरी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है वो रिजॉल्व होनी चाहिए, सीधी सीधी बात। और प्रशासन है, सिस्टम है, करेगा। आपको विजय जी कभी कभी ऐसा लगता होगा, पिताजी की कमी तो खलती होगी, हर व्यक्ति को खलती है, कभी तो खलेगी ना। मैं ऐसा कोई दिन नहीं होता जहां मैं जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो कर्नल साहब को याद नहीं करता। आप ये देखिए, कर्नल साहब ने जो 4 पिलर्स दिए थे, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ, कर्ज मुक्त समाज, ये केवल गुर्जर के लिए ही नहीं, हर जाति में, हर स्टेट में, हर कंट्री में, हर कॉन्टिनेंट में वैलिड है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कर्नल साहब के कुछ गांव में लोगों ने मतलब अपने जो ईश्वर का निवास होता है, जो वहां पे मूर्ति लगा रखी है, मतलब तस्वीर लगा रखी है, पूजा होती है। अच्छा, पूजा होती है हर एक घर में, ज्यादातर घरों में अगर आप चले जाओ तो। किस साइड ज्यादा है? कहीं भी चले जाओ। अच्छा, कहीं भी चले जाओ। मैंने देवली उनियारा में गाँव में देखा है। अच्छा। मैंने अजमेर साइड देखा है, मैंने आसिंद में देखा है, मैंने करौली में तो मैंने खुद ने देखा है, बांसवाड़ा तक देखा है। अच्छा, हाँ, ठीक है। सांचौर में आप गुर्जर की बात कर रहे हो, वहां तो रायका रेवारी देवासी हैं, उनके यहाँ फोटो लगी हुई, अगरबत्ती लगती है रोज सुबह। कर्नल साहब को लोग गांव में और गुर्जरों में खास करके जो गीत जो चलते हैं गांव में, जो गाने बजते हैं। कौन से गीत आपको आता है? कोई गीत? चलो छोड़ो बात, अब जो बात कर रहे हैं अपन वो करें कि गीतों में, विचारों में, सोच में कर्नल साहब को देवनारायण के दूसरे अवतार के नाम से जाना आज की तारीख में। और कर्नल साहब के लिए मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो उनका बेटा हूं, तो ऐसा लगेगा आपको कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, लेकिन फैक्ट ये है कि लोग सुबह उठ करके पहले कर्नल साहब की फोटो के ऊपर अगरबत्ती जलाते हैं, उसके बाद एक अंतिम मैं 5 क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, पूछिए। कर्नल साहब की 5 बातें जो आपको हमेशा जीवन में प्रेरणा देती है। सच बोलो। 5 बातें। सच बोलो। इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी जैसे मैंने आपको बताया, कमिटमेंट, मेहनत, और एक उन्होंने बात बहुत अच्छी कही थी, बार बार वो कहते थे, 2 बातें कही थी, एक मैं सुनाता हूं आपको, कि जब आप ऊपर चढ़ रहे हो ना, तो आपको जो जो मिले रास्ते में उनका सम्मान, उनका ध्यान रखना, कि जब तुम जिंदगी में नीचे उतरोगे ना, तो वो तुम्हें सहारा देने के लिए खड़ा मिलेगा। यहां पर बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। जिंदगी में आप ऊपर चढ़ोगे तो नीचे भी आओगे, तो लाइफ का
बार बार है, तो यू हैव टू सपोर्ट। इसलिए मैंने कभी भी किसी को भी, आज जितने साल की मेरी नौकरी रही, मैंने किसी को भी सैक नहीं किया, एक भी लड़के निकाला नहीं आपने? नहीं निकाला। और एक लड़के को मेरे को सिस्टम की वजह से निकालना पड़ा, तो जिस दिन उसका टर्मिनेशन लेटर मैंने उसके हाथ में थमाया, तो मैंने दूसरी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर भी उसको थमाया। सेम है। अच्छा है। क्योंकि मैं कौन होता हूं किसी के डाइनिंग टेबल से उसकी रोटी छीनने वाला और उसके बच्चे के स्कूल की फीस छीनने वाला? मैं कौन होता हूं? तो एक तो ये बात, और दूसरी बात, एक किताब का कोट वो हरदम बचपन से हमें बताया करते थे कि लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज सन बाय लॉर्ड चेस्टरफील्ड। उसमें उन्होंने एक बार बार कोट करते थे कि आई डोंट वांट, मतलब लॉर्ड चेस्टरफील्ड इज राइटिंग टू हिज सन लेटर, आई डोंट वांट यू टू फॉल एंड ब्रूज योरसेल्फ वेयर आई हैव फॉलन एंड ब्लेड। मैं तुम्हें वहां पर गिर करके अपने घुटने नहीं छिलवाना चाहता जहां पर मैं गिर करके मेरे गोडों से खून निकला हो। तो हमको हर बार वो पढ़ाते थे, सिखाते थे बचपन से। उन्होंने बहुत हमें, आज की तारीख में हम जो हैं और हमारा चरित्र मान लो आप, हमारा डांट भी बहुत खाते होंगे आप? अरे खूब। कितना डरते थे? देखो जब छोटे थे तो बहुत डरते थे, कब पीटा आपको? और डंडे खूब से? पिटे। मतलब कौन सा बच्चा अपने बाप से नहीं पिटा होगा? लानत है उसको। नहीं। अगर आदमी पिटा ही नहीं हो ना अपने बाप पिता से, माँ और बाप से, तो उसने जिंदगी का बहुत बड़ा रोमांच खो दिया। मैं आपको स्पष्टता से बता। नहीं, आपके कर्नल साहब तो सेना में थे, तो अनुशासन बहुत होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। आप नौटी थे बचपन में? कौन नहीं था है? फिर भी कितने थे? खूब 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 अच्छी जिंदगी जी हमने भाई साहब, एंड नो रिग्रेट्स एंड अ ग्रेट चाइल्डहुड। माय फादर टुक एक्सट्रीम गुड केयर ऑफ अस। अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छी अपब्रिंगिंग दी। उनके जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसमें हम लोग ने, हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे पास नहीं। अच्छा, आप अभी सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? मतलब ये क्या क्वेश्चन हुआ? मतलब प्यार का सेंस, मतलब माँ से भी होता है, बहन से भी होता है, परिवार से भी होता है, और एक अपना क्वेश्चन दिया था, आदर्श किसे मानते हैं और प्यार किसे करते हैं? देखिए, मेरी माताजी नहीं रही, बहुत साल हो गए। मेरे पिताजी नहीं रहे। मेरे निजी परिवार में मेरी धर्मपत्नी है, मेरा बेटा है, और एक मेरा डॉग है। डॉग से प्यार करते हैं? बहुत। देखो ऐसा है कि कर्नल साहब को भी कुत्तों से बहुत प्यार था। एक टाइम था जब हमारे घर में 24 कुत्ते थे। अच्छा। हाँ। ये नई स्टोरी बताइए आपने। 24-25 कुत्ते थे। और अभी कितने हैं सर? अभी हमारे पास एक ही है। ठीक है। और कर्नल साहब भी उसको बहुत प्यार करते थे, वेरी अफेक्शनेट। तो हमारी तो छोटा सा परिवार है, तो निसंदेह अपने परिवार को मैं बहुत प्यार करता हूँ। और आदर्श? आदर्श तो मेरे फादर है। खाना क्या पसंद है? किसको? मेरे को? फादर को? आपको। देसी। और उनको क्या पसंद था? हाँ, उनको देसी। गजरे की सब्जी, बाजरे की रोटी। गजरे की सब्जी समझते हो आप? नहीं, आप बताइए। गाजर के पत्तों की। अच्छा। और आपका बाजरे को कूट करके उसमें स्टू टाइप बन जाता है, वो बनता है छाछ के साथ, वो खाओ। सर्दियों में तो ये खाना चलता है। गर्मियों में कराड़ा खाया आपने कभी? नहीं। आओ हमारी तरफ खिलाएंगे। आप ही खिलाएंगे अब तो। हाँ बिल्कुल खिलाएंगे। छाछ का बनता है, बेसन के पाउडर से बनाते हैं उसको गोली करके। बहुत खट्टा, बहुत लजीज भोजन होता है। मैंने तो आपका पटरी वाला भोजन खाया खाली। मैं आपको बताऊं कि मैं जब 4th क्लास में था तब से मैं खाना पका रहा हूँ। अच्छा। हाँ। आपको पूरा बनाना आता है? पूरा। अभी भी बनाते हैं? या भाभी बनाती है? अभी भी बनाते, कभी कभी मूड आया तो मैं तो बना तो कर। फैमिली है। अच्छा। काम तो करेंगे ना, तो कभी कभी डिमांड आया तो ये बनाओ, ये बन जाएगा। अब इतना संघर्ष कर रहे हैं उनियारा में, आप देवली में 300 किलोमीटर जाते हैं, तो लोगों की समस्या सुनते हैं, तो आपका सन और आपकी वाइफ नहीं बोलती समय तो देते ही नहीं आप हमें? देखो साहब, अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके पास ना हो तो आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। इसलिए ऑन रिकॉर्ड मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूं, अपने माता पिता के अलावा मैं जो समय दे पा रहा हूं, जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई वाइफ एंड माई सन। उनका कंट्रीब्यूशन आज देवली उनियारा के प्रोग्रेस में
जो मैंने काम किया उसमें उनका 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि अगर वो मेरे को कह देते कि जाने की जरूरत नहीं है तो मैं कैसे कर पाता है, आप समझिए। और मैं ये बात सबको भी कहना चाहूँगा। एक अंतिम सवाल है सर। मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, करोली लाल जी से, तो मैंने उनको पूछा कि मीणा समाज के लोग आपको एक बड़ा लीडर देखना चाहते थे, जो मंत्रालय मिला उससे भी खुश नहीं थे। ऐसे ही गुर्जर समाज के लोग आपको बड़ा नेता देखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, गुर्जर समाज चाहता है कि कर्नल साहब की लाल पगड़ी विधानसभा में जाए। आपने स्पष्ट प्रश्न पूछा, मैंने आपको स्पष्ट जवाब दिया। मैं जब भी जहां पर भी जाता हूं, जिस भी पंचायत में जाता हूं, बोलता भाई अब की बार पहुंच जाओ साहब, आप तो 1 घंटे के लिए बैठा हो, हमारी तो आत्मा उसी में शांत हो जाएगी। अच्छा। एक बार वो दहलीज चढ़ करके लाल पगड़ी अंदर जाए तो हम तो ये समझेंगे कर्नल साहब को हमने विधानसभा पहुंचा। आप तैयार हैं लाल पगड़ी के लिए? मतलब आपने तैयारी कर रखी विधानसभा में? मतलब किस तरह की तैयारी? मतलब प्रिपरेशन कर रखी फॉर इलेक्शन एंड ऑल? हाँ, इतने महीने से काम कर रहे हैं। प्रिपरेशन क्या होता है इलेक्शन का? एक्सेप्टेंस। जो 19,000 की कमी रह गई थी उसको पूरा कर लिया क्या? हाँ, वो तो कब की हो गई। अच्छा। वो तो नैरेटिव सेट था ना। हाँ। अब तो नैरेटिव, अब लोग कह रहे हैं मेरे को, जहां पर भी मैं जा रहा हूँ मेरे पीछे से भी बात आ रही है कि सर्वेज में भी मैंने चेक कराया, मैंने खुद सर्वेज भी कराए, और उसमें मेरे को ये फीडबैक आई कि लोग कह रहे हैं हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने लोगों की बात मान ली, हमने गलती कर दी। तो ये थे विजय बैसला, जिन्होंने खास बातचीत की। आपको बता दें कि गौरतलब है कि 7 जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर उपचुनाव हैं, और वहां से हरिश्चंद्र मीणा, जो कि पहले डीजीपी भी रहे हैं, पुलिस के अधिकारी रहे हैं, वो विधायक थे, वो सांसद बन गए हैं, लिहाजा वो सीट भी खाली हो गई है। विजय बैसला जी महज 19,000 वोटों से चुनाव वहां से हार गए थे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, ये कहावत वहां पे कही जा रही है। और अब विजय बैसला का कहना है कि वहां पे मैंने तैयारी कर ली है। तमाम इन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए। और करोड़ी सिंह बैसला स्वर्गीय, जो गुर्जरों के बड़े नेता थे, उनके पुत्र हैं और लगातार गुर्जरों के लिए आंदोलन करते रहते हैं, और उन्होंने तमाम बातें ऐसी शेयर की। आपको अगर ये पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब।